आज इस वीडियो में हम डेथ ऑफ पार्टनर के केस की में जो अकाउंटिंग होगी वो किस प्रकार से होगी उसको समझेंगे। अगर मान लो कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं कि या तो हम फर्म को डिसॉल्व कर दें या जो रिमेनिंग पार्टनर है उस फर्म को कंटिन्यू कर जाएं। अगर फर्म को कंटिन्यू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी। अगर इसकी डिसॉल्व करते हैं तो उसकी एंट्रियाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगी। और अभी हम यहाँ पर जो है केवल ये समझेंगे कि अब जो है जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं और डिसोल्यूशन का जो है चैप्टर वो अलग है, उसमें हम डिसोल्यूशन को भी समझेंगे। पहले लेते हैं हम डेथ ऑफ पार्टनर के केस में किस प्रकार से अकाउंटिंग एंट्री होंगी। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो हिस्सा होगा वो हम उसके लीगल हायर को दे देंगे। तो या तो हम उसको फुल पेमेंट कर देंगे या पार्टली पेमेंट करेंगे या यानी कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो हमें उसको इंटरेस्ट भी देंगे। तो इस प्रकार से उसकी एंट्रियाँ हो जाएंगी। डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो उसको इंटरेस्ट भी देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और फिर जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। अब यहाँ पर जो है ज़्यादातर एंट्रियाँ तो जैसे हमने गुडविल वगैरह, रिवैल्यूएशन वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा उसी तरीके से होंगी। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। क्यों वो इसलिए करनी पड़ेगी, जब पार्टनर की डेथ होती है, मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर शुरू होने के 3 महीने बाद डेथ हो गई या 6 महीने बाद डेथ हो गई, तो हमें उस पीरियड का जो है प्रॉफिट निकालना होगा। अब वो प्रॉफिट जब तक हम निकालेंगे नहीं तो उसका जो पूरा हिस्सा उसको पार्टनर को मिल नहीं पाएगा जिसकी डेथ हुई है। तो हम यहाँ पर इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, और जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो टाइम बेसिस के ऊपर और एक टर्नओवर बेसिस के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं टाइम बेसिस के ऊपर। टाइम बेसिस के ऊपर क्या है कि मान लीजिए हमने हमारी अकाउंटिंग पीरियड जो शुरू होता है 1 अप्रैल को शुरू होता है और उसकी पार्टनर की डेथ हो गई 1 जुलाई को डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो 3 महीने का हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो 3 महीने का जो प्रॉफिट निकलेगा वो हम जिसकी पार्टनर की डेथ हुई है उसको दे देंगे उसके हिस्से का प्रॉफिट, और बाकी हम किताबों को ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो और टर्नओवर बेसिस के ऊपर हम जो है सेल के हिसाब से, सेल के ऊपर परसेंटेज के ऊपर निकालते हैं, और वो जो प्रॉफिट आएगा वो हम इसका जो हिस्सा होगा उसको दे देंगे। तो सबसे पहले हम टाइम बेसिस के ऊपर समझते हैं। यहाँ पर हम एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, या हम अगर मान लीजिए हमारे पास पिछले सालों का ज़्यादा जो है डाटा नहीं है तो हम पिछले साल के बेस के ऊपर जो है मान लीजिए पिछले साल का प्रॉफिट आया तो उसके हिसाब से हम इस पीरियड का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे कि भाई जितना पिछले साल रहा था उतना ही लगभग इतना इस साल भी होगा। तो हम उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप जो है कितनी साल पुरानी है। तो अब मान लीजिए पार्टनरशिप हम जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसका जो है 2 साल का ही डाटा है और दूसरे साल में जो है पार्टनर की डेथ हो गई। तो मान लीजिए हम पिछले साल का प्रॉफिट आया था और 50,000 का प्रॉफिट आया है पूरे साल का, तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे उसी हिसाब से हम इस साल का जो प्रॉफिट है वो हम निकाल लेंगे। तो 50,000 का हो गया, एक क्वार्टर का प्रॉफिट हो गया 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये हम 3 महीने का प्रॉफिट मान के चलेंगे 12,500 रुपये। तो और जो उसका जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको हिस्सा जो 12,500 रुपये में बनता है वो उसको दे देंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म पुरानी है और उसका हमारे पास पिछला डाटा भी है तो हम उसके हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और एवरेज प्रॉफिट को निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको जितने महीने के बाद पार्टनर की डेथ हुई है, जितने महीने पार्टनर रहा है, तो उस हिसाब से उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके और उसका हिस्सा उसको दे देंगे उसके रेशो में। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर। पहले मान लीजिए पहले 24,000 का प्रॉफिट, 24,000 का पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो जो है मान लीजिए 24,000 का है। तो यहाँ पर हम 24,000 का जो प्रॉफिट है हम उसको बांट देंगे 2/12 करके, और वो जो है उसका प्रॉफिट जो है 4,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा इसका, और फिर इसका हिस्सा दे देंगे हम 3/10, तो वो हो जाएगा 1,200 रुपये।
इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हो जाएगी टाइम बेसिस के ऊपर। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें पिछला डाटा दिया हुआ है। यहाँ पर हमें 2003, 2004, 2005 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 7,000, 8,000, 9,000। तो हम इसका जो है एवरेज बेसिस के ऊपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट के बेस पे जो प्रॉफिट आएगा, जितने साल वो उसका उस साल लगभग उस साल का प्रॉफिट हो जाएगा, और उसमें जितने महीने के लिए वो पार्टनर रहा था उस पीरियड का जो प्रॉफिट है उसको दे दिया जाएगा। यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट आया है 8,000 रुपये आया, और उसको 8,000 में जो है वो कितने महीने के लिए ज़िंदा रहा, वो 2/12 करके उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा आया 1,333 रुपये 34 पैसे आया, और उसको जो है हम उसका 1/3 इसका दे देंगे 444 रुपये 45 पैसे। इस प्रकार से ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये उसका जो अकाउंट होगा वो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 444 रुपये 45 पैसे टू पार्टनर डिसीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 444 रुपये 45 पैसे। ये तो हो गया प्रॉफिट बेसिस के ऊपर। अब हम लेते हैं टर्नओवर बेसिस के ऊपर कि भाई टर्नओवर बेसिस के ऊपर कैसे निकालें हैं। अब मान लीजिए, अब वो टर्नओवर बेसिस के ऊपर तभी निकल पाएगा जब हमारे पास पिछले साल का डाटा होगा। अब मान लीजिए प्रॉफिट जो है 2005 में जो है प्रॉफिट हुआ 24,000, टर्नओवर थी 1,20,000। तो यहाँ पर हम रेशो निकाल देंगे कि प्रॉफिट की क्या रेशो है। तो 24,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, तो वो रेशो आ गई 20%, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% है। अब हम जो इस साल की जो टर्नओवर होगी, जब तक वो पार्टनर जिंदा था उस पीरियड की जो टर्नओवर होगी उसको उसके ऊपर हम 20% निकाल लेंगे तो वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो जैसे इस बार की जो टर्नओवर 30,000 रुपये की है, तो 30,000 का 20% निकालेंगे तो 6,000 रुपये हो जाएगा। 6,000 का हम उसको 1/4 का जो उसका प्रॉफिट है हिस्सा है वो उसको दे देंगे 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये इस प्रकार से प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो जाएगी, और जो प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा है उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि जो है हमारा जो सेल थी 3 लाख की थी, और इस पीरियड की जो है 1 लाख की सेल है, और जो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ था, जो 3 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ था वो 30,000 रुपये का हुआ था। तो हम 30,000 डिवाइड बाय 3 लाख करेंगे तो 10% का जो है प्रॉफिट मार्जिन रेशो आ जाएगी। तो प्रॉफिट मार्जिन को जो हम 10% से जो इस साल की जो सेल है 1 लाख रुपये की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जो उसका हिस्सा है 2/5 का, वो हम उसको बी का जो हिस्सा है 2/5 वो हम उसको दे देंगे। 2/5 हो गया 4,000 रुपये, तो वो उसके रेशो में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन हो जाएगा, और जो है हमारी उसकी जो है पार्टनर की उसी रेशो में हम इसको उसकी रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे। अब यहाँ पर हम गुडविल को समझते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ी थी, उसी प्रकार से इसकी कैलकुलेशन होगी। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनेगा, या जो भी यानी कि कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट होगी वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ा था और समझा था, उसी प्रकार से हम करेंगे। सिर्फ यहाँ पर डेथ हुई है, केवल प्रॉफिट एक अलग से प्रॉफिट निकलेगा, बाकी और कुछ नहीं है। गुडविल की भी वैल्यूएशन ऐसे ही हो जाएगी, और उसी हिसाब से हमारी बैलेंस शीट और जो हमारी बैलेंस शीट होगी, अकाउंट्स होंगे, वो उसी प्रकार से बनेंगे। अब हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को समझेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की भी ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था, उसी प्रकार से इसमें एंट्रियाँ होगी। यहाँ पर सिर्फ ये है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो हमें जो सरेंडर वैल्यू जो मिलेगी या जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, उसके बेस पर जो हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो हम तीनों पार्टनर में बांट देंगे। और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके ऊपर उनका जो हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली हुई है उसमें जो है उनकी सरेंडर वैल्यू का हिस्सा भी उसको, जिसकी पार्टनर की डेथ हुई है, उसको मिलेगा। अब हम इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। ये क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन को एक्स की जो है 15,000 की पॉलिसी है, वाई की 7.5 की है, और जेड की 5,000 रुपये पॉलिसी है। तो एक्स की डेथ हो जाती है और 50% जो सम एश्योर्ड का जो है वो सरेंडर वैल्यू होगी। एक्स की डेथ हो जाती है तो 15,000 रुपये जो इंश्योरेंस कंपनी से आएंगे
वो XYZ में बढ़ जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और जो सरेंडर वैल्यू होगी, जो 7,500 और 5,000 की जो सरेंडर वैल्यू होगी, उसका जो हिस्सा है वो एक्स को उस एक्स की जो सरेंडर वैल्यू में जो हिस्सा होगा वो दोनों पार्टनर वाई और जेड उसको बांट लेंगे गेनिंग रेशो के अंदर। तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई डेबिट हो जाएगा 1042 से, जेड डेबिट हो जाएगा 2083 से, और एक्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 3125 से। अब हम समझेंगे जब सरेंडर वैल्यू को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया था। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन लिया था उसमें हमने सरेंडर वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया था। अब इस मान लीजिए सरेंडर वैल्यू को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सरेंडर वैल्यू जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई थी उसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर की जब यहाँ पर डेथ होगी तो यहाँ पर जो है एक्स की जो हमने वैल्यू दिखाई है 6,000 रुपये की दिखाई है सरेंडर वैल्यू, जो 50% ऑफ द सम एश्योर्ड है। तो यानी कि इसकी जो कंपनी से उसको पैसा मिलेगा 12,000 रुपये का मिलेगा। तो कंपनी जो हम उसकी एंट्री करेंगे जब एक्स की डेथ हो जाएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्स पॉलिसी अकाउंट 12,000 और एक्स पॉलिसी अकाउंट डेबिट 6,000 टू एक्स टू वाई टू जेड। इस प्रकार से, क्योंकि 6,000 तो ऑलरेडी हमने किताबों में दिखाई रखी है, बाकी 6,000 की जो है ये एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। और एक्स लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू वाई एक्स टू वाई टू जेड, तो जो है 3,000 और 3,000, 2,000, 1,000 इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये 6,000 से क्यों एंट्री है, क्योंकि ऑलरेडी 6,000 से एंट्री हो चुकी है। जो हमारी 6,000 रिमेनिंग रह गए जो हमें मिला है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे यहाँ पर केवल। इस बात को जो बच्चे ध्यान रखें, कन्फ्यूज़ नहीं हो कि यहाँ पर खाली 6,000 से क्यों की गई है एंट्री। बाकी रिवैल्यूएशन, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, ट्रांसफ़र ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ट्रांसफ़र ऑफ लॉस अपेयरिंग इन बैलेंस शीट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब हम रिटायरमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उसका ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से होगा। इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में और इसको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी रिटायरमेंट के चैप्टर में समझा चुका हूँ। जिस पार्टनर की यहाँ पर डेथ होती है उसका हम डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट खोलते हैं, और उसके जो अमाउंट आती है या तो हम उसको इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं या उसका अमाउंट को हम लोन में दिखाकर एग्जीक्यूटर अकाउंट में दिखाकर उसको हम इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं, विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इतना ही है। बाकी ये क्वेश्चन उसी प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे जिस प्रकार से हमने रिटायरमेंट पढ़ा था, और जिस हिसाब से हमने रिटायरमेंट में गुडविल का वैल्यूएशन किया, रेवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, मेमोरेंडम रेवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इस प्रकार से सारी एंट्रियाँ उसी प्रकार से हो जाएंगी। केवल यहाँ पर हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है जिस पीरियड तक वो पार्टनर जिंदा था और वो उस फर्म में, तो उसकी डेथ तक जो प्रॉफिट हमें निकालना होता है, कितना प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हमें उसके रेशो में बांट देना पड़ता है। और इस प्रकार से इसमें और कोई चेंज नहीं है। इस वीडियो में इतना ही।